स्टील पेज नंबर 3 देखो, यदि सिलिकॉन की मात्रा बढ़ाकर 2% कर देना तो स्टील जो है हमारा ब्रिटल मटेरियल हो जाता है। अगर आपने स्टील में सिलिकॉन की मात्रा 2% से ज़्यादा कर दी ना तो समझ लेना आपका जो स्टील है ना वो भंगुर पदार्थ बन जाएगा, मतलब ब्रिटल हो जाएगा, ब्रिटल। ठीक, हम पढ़ेंगे परमिसिबल स्ट्रेस के बारे में। तो इधर हमारे स्ट्रेस के प्रकार हैं और इधर परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू है, इधर फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। तो पहला है मैक्सिमम एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, मैक्सिमम एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा 80, इसकी वैल्यू होती है पॉइंट। देखो, मैक्सिमम एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस और मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों की वैल्यू 0.60 FI होती है। दोनों का फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक ही होता है 1.67। ठीक है, दोनों समझ में आ गया ना। दोनों की वैल्यू एक ही होती है, चाहे संपीड़न हो चाहे वो तनाव में हो। मैक्सिमम एक्सियल टेंसाइल हो चाहे मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव हो, दोनों में ही स्ट्रेस की वैल्यू जो है परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू 0.60 FI होती है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 0.67। नेक्स्ट, मैक्सिमम बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, अब बेंडिंग के केस में चाहे वो टेंसाइल हो चाहे कंप्रेसिव हो, दोनों में ही परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू 0.66 FI होती है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.515। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू होती है 0.75 FI और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.33 बियरिंग के लिए। ठीक है, मतलब समझो, ध्यान से समझो, कीवर्ड पकड़ो। अगर बेंडिंग में बोल देगा दोनों के लिए, कंप्रेसिव और टेंसाइल के लिए, तो 0.66 FI। ठीक है, एक्सियल में बोल देगा, एक्सियल वो भी टेंसाइल में और कंप्रेसिव में एक्सियल मैक्सिमम, तो 0.60 हो जाएगा। ऐसे ही बियरिंग में बोल देगा, बियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, बियरिंग स्ट्रेस में पर बियरिंग स्ट्रेस की परमिसिबल वैल्यू 0.75 FI और 1.33 फैक्टर सेफ्टी। एवरेज एवरेज शियर स्ट्रेस, एवरेज शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है 0.40 FI और फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 2.5। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, इसकी वैल्यू होती है 0.45 FI और फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 2.22। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्लैब आधार में प्रतिबल, मतलब स्लैब का जो बेस है, कोई स्लैब है उसके बेस में अगर स्ट्रेस आ रहा है तो वो हो जाएगा 185 FI। ये याद रखना, एवरेज शियर स्ट्रेस पूछेगा तो 0.40 होता है और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछेगा तो 0.45 होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब वायु और भूकंप के भार को लिया जाता है तो इस्पात संरचना में जो परमिसिबल स्ट्रेस होगा वो 33.33% की वृद्धि हो जाएगी। जब आपने विंड का और अर्थक्वेक का लोड कंसीडर कर लिया है तो स्टील के स्ट्रक्चर में जो परमिसिबल स्ट्रेस होगा वो 33% की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट, रिवेट, बोल्ट और टेंसाइल रॉड और बेल्ट की स्थिति में परमिसिबल स्ट्रेस 25% की वृद्धि हो जाती है। रिवेट, बोल्ट और तनन रॉड जो होती है और बेल्ट, इसकी स्थिति में परमिसिबल स्ट्रेस 25% बढ़ जाता है। अब हम पढ़ेंगे हॉट रोल्ड खंड के लिए न्यूनतम मोटाई फॉर मेन मेंबर। ठीक, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, हॉट रोल्ड सेक्शन, कोई हॉट रोल्ड सेक्शन है उसके लिए न्यूनतम मोटाई क्या ली जाती है। ठीक है, मेन मेंबर के लिए देखो समझो, पहला पॉइंट हमारा है, अगर कोई आपका मेन मेंबर मुख्य सदस्य जो मौसम के संपर्क में नहीं है, मतलब वो ढका हुआ है, मौसम के संपर्क में नहीं है, एनवायरमेंट ओपन एनवायरमेंट नहीं है, तो उस समय उसकी हॉट रोल्ड सेक्शन जो होगा उसकी आवश्यक न्यूनतम मोटाई 6 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, दूसरा पॉइंट, अगर मुख्य मेंबर जो आपका है वो जो मौसम के संपर्क में है लेकिन पेंटिंग और क्लीनिंग के लिए एक्सेसिबल है, मतलब वो मौसम के संपर्क में तो है, ओपन एरिया में पड़ा है, लेकिन आपको उसमें समय समय पर पेंटिंग कर सकते हैं, आप उसकी क्लीनिंग कर सकते हो, रख रखाव कर सकते हो, तो उस कंडीशन में उसकी भी सेक्शन की मोटाई 6 mm से कम नहीं होनी चाहिए। दोनों किस एक ही है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट, आपका मेन मेंबर जो है जो मौसम के संपर्क में तो है और उसको पेंटिंग और क्लीनिंग के लिए वो एक्सेसिबल नहीं है, आप पेंटिंग क्लीनिंग नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी मोटाई तो ज़्यादा रखेंगे ताकि वो अगर क्षण हो भी जाए तो बच जाए, तो उसकी मोटाई जो है 8 mm से कम नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंडरी मेंबर के लिए, ये तो हो गया हमारा प्राइमरी मतलब मेन मेंबर के लिए, ठीक। सेकेंडरी मेंबर, यदि संरचना मौसम के संपर्क में है तो, में हो अथवा ना हो, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर है वो एनवायरनमेंट के संपर्क में है और नहीं भी है, तब मोटाई जो है 4.5 mm होनी चाहिए सेकेंडरी मेंबर के लिए। नोट, वह इस्पात जो पानी और मृदा के संपर्क में अर्थात लगातार वेटिंग और ड्राइंग कंडीशन में रहता है तो 1.5 mm अतिरिक्त मोटाई की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसी स्टील स्ट्रक्चर या ऐसा इस्पात जो समय समय पर गीला भी हो जाता है, सूख भी जाता है, मतलब पानी के संपर्क में भी है, मृदा के संपर्क में भी है, ठीक है, लगातार वो गीला सूखता रहता है, उस कंडीशन में उस सेक्शन की मोटाई ना 1.5 mm ज़्यादा रखी जाती है। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन क्या होता है? देखो, इस्पात संरचना के लिए गेज लेंथ, इस्पात की जो स्ट्रक्चर है उसके लिए गेज लेंथ की लंबाई क्या होगी? गेज लेंथ इंटू एल, एल इज इक्वल टू क्या होता है? 5.65 में A0, A0 क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन, जो अवयव आप टेस्ट के लिए ले रहे हो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A0 होगा, और उसकी गेज लेंथ हो जाएगी 5.65 में A0, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, ये क्या था? ये था, अच्छा, यहाँ से अब नया टॉपिक स्टार्ट होता है, स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन। भाई स्टील संरचनात्मक इस्पातीय जो सेक्शन होते हैं बहुत सारे होते हैं, एल सेक्शन, आई सेक्शन, सी सेक्शन, ऐसा वो है जी। तो संरचनात्मक इस्पातीय खंड याद रखना किस आई स्कूल में बताया गया है? सामान्य निर्माण में सभी इस्पात संरचना की जो डिटेल्स होती है ना वो IS कोड 2062 से की गई है, ठीक है। सामान्य निर्माण में सभी स्टील स्ट्रक्चर की, सभी स्टील स्ट्रक्चर की डिटेल्स जो है IS कोड 2062 में से की गई है। या फिर स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन जो होते हैं, स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन जो होते हैं इनका डिटेल्स कहाँ दी गई है? IS कोड 2062 में रट लेना है इसको अच्छे से। पहला हमारा सेक्शन है स्टील का, वो है विललित इस्पाती दृढ़ खंड, मतलब रोल्ड स्टील बीम सेक्शन या रोल्ड स्टील आई सेक्शन बोलते हैं इसको। रोल्ड स्टील बीम सेक्शन, रोल्ड स्टील आई सेक्शन, ये क्या होता है हमारा? चित्र में दिख रहा होगा तो आई बना हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या है ये, इस प्रकार के खंड का डिजाइन अक्षीय बल और बंकन का प्रतिरोध करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक्सियल फोर्स और बेंडिंग का प्रतिरोध करने के लिए किया जाता है। जो रोल्ड स्टील बीम सेक्शन है या रोल्ड स्टील आई सेक्शन है, इस प्रकार के सेक्शन का जो डिजाइन है ना वो एक्सियल फोर्स और बेंडिंग का प्रतिरोध करने के लिए किया जाता है। इट इज़ द मोस्ट इफिशियंट एंड इकोनॉमिकल सेक्शन। पूछे कि मोस्ट इफिशियंट और इकोनॉमिकल सेक्शन कौन सा है? तो आई सेक्शन, रोल्ड स्टील बीम सेक्शन होता है। अब जो रोल्ड स्टील आई सेक्शन जो हम पढ़े हैं अभी, इसके प्रकार कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सारे, देखो आई, जो आई से स्टार्ट हो रहा है ना तो इसलिए पहचान हो जाएगी कि आई सेक्शन के बारे में बात कर रहा है, रोल्ड स्टील सेक्शन है सारे। तो ISHB, सॉरी ISJB फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, इसका प्रयोग पर्लिन में करते हैं। ISJB हम क्या पढ़ रहे हैं? रोल्ड स्टील बीम सेक्शन, रोल्ड स्टील आई सेक्शन के प्रकार। तो पहला प्रकार है ISJB इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, इसका प्रयोग पर्लिन में करते हैं। नेक्स्ट ISLB, ठीक है, ये होता है, ये लाइट वेट बीम होती है। कैसी होती है? इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम, ठीक, इसका प्रयोग हम बीम में करते हैं। ISMB इज मीडियम वेट बीम, जो होती है मीडियम वेट की बीम। देखो ये लाइट बीम, ये मीडियम वेट की बीम, इसका प्रयोग हम फर्श में, बीम में और स्टील गार्डर में करते हैं। यूज्ड इन फ्लोर बीम एंड मोस्ट एपियर फॉर स्टील गार्डर, फ्लोर की बीम और स्टील गार्डर में प्रयोग की जाती है ISMB, जो मीडियम वेट की होती है, और ISLB लाइट वेट की होती है। नेक्स्ट ISWB, ये वाइड फ्लैंज बीम होती है। कैसी? वाइड फ्लैंज बीम होती है, इसका प्रयोग कॉलम में करते हैं। नेक्स्ट है ISHB, ये हैवी बीम होती है। कैसी? हैवी, इसका प्रयोग भी कॉलम में करते हैं।
तो ISWB और ISHB दोनों का ही प्रयोग हम कॉलम में करते हैं। बीम की सामर्थ्य क्रॉस सेक्शन के IXX पर डिपेंड करती है, ठीक, जबकि कॉलम की सामर्थ्य IXX और IYV दोनों में जो कम हो उस पर डिपेंड करती है। भाई बीम की जो स्ट्रेंथ है वो क्रॉस सेक्शन के IXX पर डिपेंड करती है और कॉलम की जो स्ट्रेंथ है वो IXX और IYY दोनों में जो भी कम हो उस पर डिपेंड करती है, याद रखना। तो अब बीम के लिए देख लेते हैं। बीम के लिए क्या क्या था हमारा सेक्शन, एक तो ISLB था, ISMB था, ISWB, ये बीम के लिए होते हैं, ठीक है। अब इसके लिए IXX और IYY का रेशियो होता है 15 से 20 के बीच में। यहीं अगर कॉलम के लिए देखें तो कॉलम के लिए ISHB प्रयोग किया जाता है, भाई पढ़े ना ऊपर। ISHB का ये रहा देखो, कॉलम के लिए होता ही नहीं होता है, पर उसे बीम के लिए थे। तो ISHB कॉलम के लिए होता है, IXX IYY का रेशियो 4 से 5 के बीच में रहता है, याद रखना, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, उपरोक्त खंडों का डिजाइन गहराई के आधार पर किया जाता है। जैसे ISMB 600 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 600 से गहराई हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारा सेक्शन है, हम क्या पढ़ रहे थे, स्टील स्ट्रक्चर में यूज किए जाने वाले सेक्शन कौन से होते हैं। पहला तुम्हारा रोल्ड स्टील बीम या आई सेक्शन हो गया, उसके सारे प्रकार पढ़ लिए हमने। अब पढ़ेंगे रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन, ठीक है। इसमें देखो, चैनल सेक्शन संपूर्ण भाग में बकलिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चैनल सेक्शन, चैनल खंड जो है संपीड़न भाग में बकलिंग स्ट्रेंथ बढ़ाता है। चैनल सेक्शन में क्या होता है, देखो ऐसे होता है, एक वेब, दो फ्लैंज। इसके प्रकार देख लेते हैं। ISJC, इसमें C वर्ड आएगा, चैनल है ना इसलिए। तो ISJC मतलब है जूनियर चैनल, LC लाइट चैनल, MC मीडियम वेट चैनल और MCP मीडियम वेट चैनल, ये भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये P मतलब पैरेलल, भाई ISMCP का मतलब होता है मीडियम वेट चैनल, वो भी पैरेलल में, पैरेलल फ्रेंच में होगी, क्या होगी, इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, पैरेलल फ्रेंच में। और ये ISMB कहाँ प्रयोग करते हैं, स्लोपिंग फ्लेंज में, ठीक हो गया।